आज का विषय है वैदिक संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन। अब तुलना करने में ये ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लिखे ऋग वैदिक और यहाँ लिखे उत्तर वैदिक। एक तरीका ये है, लेकिन उसमें हमको लिखते लिखते यहाँ तक झुकना पड़ता है, तो उल्टा कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं ऋग वैदिक। चार्ट दो तरीके से बनता है ना, और यहाँ लिखते हैं उत्तर वैदिक। यहाँ पर हम आइटम्स लिखते रहेंगे। जैसे पहला आइटम लिख दिया, मान लीजिए भौगोलिक विस्तार। क्या लिख दिया? भौगोलिक विस्तार। तो ये 5 जन तक था, हैं? यानी यह छोटा था। क्या कहा जाएगा? छोटा या सीमित। इधर ऋग वैदिक काल है और ये उत्तर वैदिक काल। दो संस्कृतियों का हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। इसका भौगोलिक विस्तार और इसका भौगोलिक विस्तार। ये छोटा था और यह अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। इसमें 5 जन थे, अब यह घग्गर से आगे बढ़ के गंडक तक पहुंच गया, यानी सिंधु से गंडक तक पहुंच गया है। ठीक है, इसका कालखंड क्या है? 1500 से 1000 तक बीसी ना, और यह 1000 से 600। एक सेगमेंट क्लोज हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जो राजा हम लोग बात कर रहे थे, राजा के बारे में। राजा क्या था? यहाँ राजा कबीला का नेता था। क्या था? कबीला का नेता था, कबीला नेता। ठीक है, एक गुण उसका ये है। दूसरा, राजा भूमि स्वामी नहीं, भूमिपति नहीं। ठीक है, राजा के पास सेना नहीं। राजा का चयन समिति द्वारा, समिति द्वारा। राजा की उपाधि सामान्य, मतलब कोई विशेष उपाधि नहीं है। ठीक है, अब राजा में इतना कॉलम आ गया, और भी बहुत सारी चीज़ें जोड़ सकते हैं। यहाँ राजा क्या होता है? यहाँ राजा प्रदेश का नेता। किसका नेता? प्रदेश का नेता। यहाँ कबीला का नेता है, अब यह प्रदेश का नेता है। यह भूमिपति कुछ मायनों में होता जा रहा है। ठीक है, पति। ठीक है, सेना अभी भी स्थायी सेना ये नहीं रख रहा, लेकिन सेनानी और तमाम तरह के, मतलब कुछ विकास हुआ है सेना के मामले में भी। ठीक है, और लेकिन अभी भी इसका चयन प्रक्रिया क्या है? अभी चयन प्रक्रिया तो राजा ने को घोषित कर लिया ना, लेकिन समिति का पावर कंट्रोल हो गया। अब ये वंशानुगत चल रहा है। यहाँ पर राजा का बेटा राजा बनेगा, वंशानुगत। क्या हो जाएगा? वंशानुगत। यहाँ पर राजा के लिए क्या शब्द था? सामान्य शब्द थे। हम लोग यहाँ पर राजा के लिए क्या शब्द देख रहे हैं, जो कल हम लास्ट में बताए थे? सम्राट, एकराट, विराट। अब ये जो है उपाधियाँ धारण कर रहा बड़ी बड़ी। अब ये सम्राट की तरफ बढ़ रहा है। नहीं, सम्राट की स्थिति नहीं आई है, लेकिन ये उपाधि के लेवल पर विराट, राजा, ये सब आ गया। ये उपाधियाँ हैं। उत्तर प्रदेश में स्थिति का द्योतक नहीं है, उपाधि का द्योतक है। अब राजा जो है, भले वो 2 बीघा में उसका सब खत्म हो जा रहा, लेकिन एक धीराज, राजा धीराज कह रहा नहीं है। और यही स्थिति बाद में हो जाएगी, जब भारत आज़ाद हो जाएगा, तो 10 कट्ठा का प्लॉट है और 20 कट्ठा में नाम है। इतना ज़्यादा उपाधि लगाए हुए, तो इसीलिए उपाधियों का अंत करना पड़ा आर्टिकल 18 से। ठीक है, तो आइए, अब कर की स्थिति क्या है? पहले एक ही कर था, बलि। यह भी काइंड में था, याद रखिएगा। बलि कैश नहीं था, किस में था? काइंड में, यानी सामान के रूप में। आप मान लीजिए ज्वार उपजा रहे हैं, जौ उपजा रहे हैं, जौ दे दीजिए। क्या? विनिमय प्रणाली था। जो आप कर रहे हैं वही आप लाके दे दीजिए। अब जो है इसका भी बेस बड़ा होगा। उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाएगा? बलि के साथ शुल्क और भाग। इसीलिए इस काल में एक शब्द आया बलिहृता, यानी जो बलि को लेता हो।
राजा के लिए कहा गया बलिहृता। और यहाँ पर जो टैक्स को कलेक्ट करता था उसको क्या कहते थे? अधिकारी था, भाग दूध। याद रहेगा? बलि, अब बलि के साथ साथ, लेकिन अभी तक जो है मुद्रा प्रणाली का विकास नहीं है। मुद्रा आ गई है लेकिन प्रणाली के रूप में नहीं है। तो यहाँ मुद्रा लिखिए, मुद्रा है तो नहीं। यहाँ यदि प्रश्न है मुद्रा है तो नहीं। क्या है? निष्क नाम का आभूषण था। क्या था? आभूषण, है ना। और यहाँ पर निष्क नाम का सिक्का हो गया। क्या हो गया? निष्क सिक्का हो गया। जो आभूषण था वो क्या हो गया? सिक्का। निष्क जो था, जो आभूषण था, वो हो गया सिक्का। और एक नया सिक्का आ गया, उसका नाम था शतमान। ये चांदी का सिक्का था। किसका सिक्का था? चांदी का सिक्का था। निष्क सोने का सिक्का था। लेकिन अभी विनिमय प्रणाली क्या है? मतलब लेन देन जो है वो यहाँ पर विनिमय प्रणाली और यहाँ पर भी विनिमय प्रणाली, कोई अंतर नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा व्यापक हो गया है। ये निष्क जो है सिक्का है और शतमान भी सिक्का है। फिर माप तौल, यहाँ पर क्या चेंज आया? माप तौल। पहले क्या था? माप तौल का में भी यही इसी का, जो निष्क वगैरह का यूज़ करते थे माप तौल का प्रणाली में। कोई विशेष प्रणाली नहीं थी, विशेष नहीं। लेकिन उत्तर वैदिक में आगे क्या हो जाता है? इसकी विशेष प्रणाली कुछ आ जाती है। ठीक है, विशेष प्रणाली आ जाती है। कब आ जाती है? रत्ती सबसे छोटी इकाई। लेकिन कृष्णल, माप तौल का एक प्रणाली का नाम क्या है? कृष्णल। ठीक है, माप तौल की इकाई है कृष्णल। एक इकाई है पाद और एक इकाई है रत्तिका। सॉरी, क्या नाम है? रत्तिका। पाद, कृष्णल, पाद और रत्तिका, ये माप तौल की इकाइयाँ आ जाती हैं। कृष्णल, पाद और रत्तिका। अधिकारी का नाम आपने बताया था। क्या था? पहले अधिकारियों के नाम क्या थे? ग्रामणी, विष्पति और ग्रामणी, विष्पति, अस्पस, और क्या थे? मध्यमशी हैं, प्रश्न विनाक, ये न्यायिक अधिकारी थे। और यहाँ पर क्या था? अस्पस तो हो गया। दूसरा मध्यमशी। और दो पुलिस अधिकारी थे, उग्र और जीवग्रीव। उग्र और जीवग्रीव। ठीक है, तो इनका उत्तर वैदिक में जाके इनका क्या क्रम बनता है? ये सब तो हैं ही। एक ब्राजपति भी था, चरागाह का अधिकारी है। ब्राजपति, हाँ, चरागाह का और गांव का, इसको ब्राजपति कहते थे। ठीक है, अब इसमें कुछ नए अधिकारी, ये तो रहेंगे ही, इनका कुछ का रूप बदल जाएगा और कुछ नए अधिकारी आ जाएंगे। ठीक है, नए अधिकारी में ग्रामणी तो है ही, सूत आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सूत। सूत पुत्र किसको कहते थे इतिहास में? सूत पुत्र कर्ण को। सूत मतलब होता है रथ। ठीक है, रथकार को कहते हैं सूत, जो रथ चलाने का कार्य करता है। सूत मतलब धागा भी होता है, लेकिन यहाँ पर अर्थ है उसका रथकार। जो सूत जो है वो रथ चलाने वाला, रथ से संबंधित है। जो सेनाएं रखते थे वो लोग लड़ाई के लिए, तो उसमें सूत यानी कि जो रथ से संबंधित था उस अधिकारी को कहते थे सूत। ठीक है, एक का नाम था शतपति। क्या नाम था? शतपति। यह 100 गांवों का अधिकारी था। शतपति 100 गांवों का अधिकारी था। एक था स्थपति, यह भी सेना का अधिकारी था। स्थपति, ये नए अधिकारी जुड़ते गए इसमें। ठीक है, और दो आप लोगों ने पहले से, आप लोगों को पता है, जो हम बार बार रिपीट भी कर चुके हैं, भाग दूध। यह क्या था? भाग दूध, टैक्स कलेक्टर
टैक्स का अधिकारी, कर संबंधी, जो भाग मतलब टैक्स है, तो जो भाग को लेता है उसको, उसका अधिकारी। और इसी कलेक्शन से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति नाम था, उसका नाम था संग्रहीता। वह भी इस कलेक्शन का ही काम करता था। और एक अधिकारी पहली बार इसमें दिखा, वो है सेनानी। स्थायी सेना नहीं है, लेकिन फिर भी सेनानी का पद अब आ गया है। ठीक है, तो एक बार रिकैप कर लेते हैं ताकि दिमाग में आ जाए। भौगोलिक विस्तार पहले छोटा था, 5 जन थे। कौन कौन 5 जन थे? अनुदूय, पुरु, तुर्वश और युद्ध। ठीक है, ये 5 थे। बड़ा हो गया ये, पहले कहाँ था? 5 नदियों के बीच था, सिंधु से लेके घग्गर तक मैक्सिमम। अब घग्गर से आगे बढ़ के गंडक तक, तो घग्गर और गंडक में गंडक तो बिहार तक पहुँच जाती है, सदा नीरा भी कहते थे उसको। तो अब क्षेत्र विस्तार काफ़ी हो गया है उत्तर वैदिक काल में, यानी पूरा का पूरा गंगा दोआब अब हमारा उत्तर वैदिक काल का प्लेग्राउंड है। कोई दिक्कत? हमारा कालखंड जो 1500 BC से 1000 BC तक था, यानी कि लगभग 500 साल का, ये 1000 से है लगभग 400 साल का। 1000 से 600 जा रहा है ना, तो 400 ही हुआ ना। यहाँ राजा की स्थिति कबीलाई नेता से अधिक नहीं है, भूमिपति नहीं है, भूमि का स्वामी राजा नहीं है। राजा के पास कोई सेना नहीं है, समिति के द्वारा उसका चयन होता है, सामान्य उसकी स्थिति है, उसका कोई बहुत विशेष उपाधि नहीं है। यहाँ राजा प्रदेश का नेता बन जाता है, यानी विस्तृत भूमि भाग का नेता बनता है। भूमि का भी कुछ स्वामित्व उसको मिलता है, तो विकास हो रहा है वंशानुगत तरीके पर। सेना में भी विकास हो रहा है और राजा का पद वंशानुगत स्थिरता को प्राप्त कर रहा है। और उसके लिए विशेष विशेषण है, सम्राट, एकराट, स्वराट, 5 तरह के राजा बन गए। चलिए, उसके बाद करों में पहले बलि नाम का एक कर था, अब 3 कर हो गए, बलि, शुल्क और भाग। वैसे मुद्रा में पहले मुद्रा एक निष्ठ था, लेकिन वो आभूषण के रूप में था। ये जो आभूषण था वही आके यहाँ पर सिक्का बन गया, और एक नया शतमान चांदी का सिक्का का जिक्र आता है। ठीक है, आगे जाइएगा तो लेन देन में दोनों में विनिमय प्रणाली है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा व्यापक मात्रा, क्योंकि पहले केवल आपके पास यौ था। क्या था? यौ। अब आपके पास गेहूँ भी है, चना भी है, तमाम चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए, मापतोल में कोई विशेष प्रणाली नहीं थी, लेकिन अब कृष्णल, पाद और रत्तिका जैसी प्रणालियाँ मापतोल में विकसित हो रही है, यानी कि ज़्यादा स्थिरता की तरफ, ज़्यादा विकास की तरफ हमारा उत्तर वैदिक काल अग्रसर है। वैसे ही अधिकारी कृष्णल, पाद और रत्तिका 3 हैं। रत्तिका, जो रत्ती नहीं होता है, 1 रत्ती, 2 रत्ती, हाँ वही रत्ती। अब मान लीजिए व्यवसाय, यदि मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं व्यवसाय, तो इस समय व्यवसाय के बारे में कुछ हिंट मिला है आप लोग को? कल बताए थे कि मैं कवि हूँ, मेरी पिता वैद्य हैं और मेरी माँ आटा चक्की चलाती है। तो इसका मतलब वंशानुगत व्यवसाय नहीं है। क्या है? वंशानुगत नहीं, कर्म आधारित। यहाँ क्या हो जाएगा? वंशानुगत हो जाएगा। चेंज आ गया? ठीक है, एक फैक्टर ये भी जुड़ जाएगा। वैसे ही मान लीजिए वर्ण, यहाँ वर्ण कितने हैं? 4, प्रकार 3, लोगों जनता का प्रकार 3 और वर्ण 4। ठीक है, और यहाँ पर भी वर्ण 4, लेकिन वर्ण यहाँ पर जो है वर्ण व्यवस्था जाति आधारित नहीं, यहाँ पर जाति आधारित नहीं, और यहाँ पर हाँ वर्ण व्यवस्था जाति आधारित, यहाँ से जड़ जाति में आ गया। इसमें क्या है? कौन सा सूत्र बताए थे? पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त में क्या कहा गया कि ब्राह्मणों अस्य मुखम आसित बाहु राजन्य कृत उरु तद यद वैश्यम पादात शूद्रम अजायत। यानी ब्राह्मण का जन्म मुख से, क्षत्रिय का राजन्य मतलब क्षत्रिय, क्षत्रिय का बाहु से, और उरु, उरु मतलब जंघा, जंघा से वैश्य का, और पाँव से शूद्र का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो विभेदन नहीं था, भले वो बताया गया, लेकिन उनको डेरोगेटरी नहीं था, सबका महत्व बराबर था। मान लीजिए पैर यदि नीचे मान के कमज़ोर मान लिया जाए, तो कहा जाए कि ठीक है हटाओ पैर, ख़त्म करते हैं, क्योंकि सबसे नीचे का है। नहीं, महत्व में सबसे महत्वपूर्ण अंग पैर है।
पांचों उंगली को बराबर करने के लिए लोग आंदोलन कर देते हैं कि पांचों उंगली को बराबर कर दिए। बराबर यदि उंगली को काट के कर दिया जाएगा तो सारा काम नहीं हो पाएगा। इसके महत्व को बराबर करने का आंदोलन होना चाहिए। कि क्या होना चाहिए आंदोलन? महत्व को बराबर। शरीर का कोई भी अंग है बराबर महत्वपूर्ण है। कई जगह विदेशों में आप लोग जाएंगे कहीं आगे देखेंगे कि वहाँ के वो गटर, मान लीजिए जब आदमी को घुस के फाइनली साफ़ करना है मशीन के बाद भी, तो कोई ना कोई आदमी ही उसको साफ़ करेगा। लेकिन जो साफ़ करने के लिए आ रहा है वो आराम से अपना होंडा सिटी से उतर रहा है, सब कपड़ा वपड़ा खोल के गटर में घुस के साफ़ करके निकल के फिर अपना फ्रेश व्रेश मार के होंडा सिटी में बैठ के चल जा रहा है, क्योंकि दे हैव गिवन इक्वल राइट एंड रिस्पेक्ट। ऐसा नहीं है कि काम महत्वपूर्ण नहीं होता, काम का, हर काम का बराबर महत्व है। तो हम क्या करते हैं कि नहीं, हम व्यवस्था परिवर्तन करके व्यवस्था के शीर्ष पर आने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर वर्ण है। वर्ण के अलावा और क्या व्यवस्था थी? स्त्री पर हम लोगों ने बात नहीं किया। स्त्री की स्थिति की दशा कहिए, दशा। स्त्री की दशा क्या है? यहाँ पर बेहतर है और यहाँ गड़बड़ी की शुरुआत है, यानी कि बदतर की शुरुआत हो रही है, की शुरुआत है। यहाँ उपनयन है, यानी कि जनेऊ, यज्ञोपवीत और मतलब विद्या पूर्व संस्कार। उपनयन संस्कार लड़कियों का पूरे भारतीय इतिहास में पहली बार और आखिरी बार उपनयन। यहाँ पर स्वयंवर है, यहाँ पर कोई पर्दा प्रथा नहीं है। यहाँ पर वो सब समिति की भाग हैं, ठीक है। राजा के चयन में और उनसे शास्त्रार्थ करने में उनका, यानी चयन प्रक्रिया का हिस्सा हैं और शास्त्रार्थ करती हैं। कौन कौन? 4 विदुषी नारियों का नाम कल मैंने बताया था, घोषा, अपाला और सिक्ता, ठीक है। तो वो शास्त्रार्थ करती हैं और उनके नाम क्या हैं? लोपा, घोषा, अपाला और सिक्ता। और नहीं, और ये रित करके कुछ सा, रीतावरी, गंगा के लिए आया था, गंगा के लिए आया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? बदतर हो रही है, उपनयन बंद है, उपनयन बंद, ठीक है। स्वयंवर अभी है, ठीक है, स्वयंवर, सिक्ता, ठीक है। और यहाँ पर उनके धीरे धीरे ये डाउनवर्ड ट्रेंड की ओर जा रहा है। बाहर अभी पर्दा प्रथा नहीं आया है, तमाम चीज़ें नहीं आएंगी, फिर भी इनका जनरल ट्रेंड समाज में नीचे की तरफ जा रहा है। लेकिन अभी भी विदुषी नारियां हैं। अब इस काल की विदुषी नारियों का लिस्ट लिख लीजिए। गार्गी, मैत्रेयी, हाँ, कात्यायनी, गृहीता और भी है, ठीक है। तो इनकी दशा में ह्रास हो जाता है। सबसे बड़ा ह्रास का प्रतीक बताना हो तो क्या होगा? सभा में इनका प्रवेश वर्जित हो जाता है। जो सभा इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, पहले सभा में इनका प्रवेश था, जो कल मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पर क्या है? सभा में प्रवेश वर्जित। एक विदुषी स्त्री का नाम होता है गंधर्व, तो इससे कंफ्यूज मत हो जाएगा। मान लीजिए कभी पूछ दे कि गंधर्व कौन था उत्तर वैदिक काल में, तो गंधर्व एक स्त्री का नाम है। व्यवसाय वंशानुगत हो गए हैं। गोत्र प्रथा थी कि नहीं थी? यहाँ गोत्र प्रथा नहीं था, नहीं पता था कि बाद में यह गोत्र जो है उत्तर वैदिक में स्थायी हो गया। ऐसे पहले जहाँ गोबर रखते थे उसको गोत्र कहते थे, प्रथा नहीं था। तो यहाँ पर लिखिएगा गोत्र प्रथा नहीं, यहाँ पर हाँ। और बाद में क्या हो जाएगा? गोत्रोत्तर विवाह की परंपरा। गोत्रोत्तर विवाह यानी कि पहले तो गोत्र नहीं था, फिर गोत्र आया। जब गोत्र आ गया तो कि नहीं, अपने गोत्र में विवाह शादी नहीं करेंगे, अब शादी अलग गोत्र में होगी। तो यहाँ लिख सकते हैं गोत्रोत्तर है या गोत्र भिन्न, जो भी आपको सुविधाजनक लगे। गोत्रोत्तर विवाह कहाँ से आया? पोस्ट वैदिक से।
बहुत सारी चीज़ें। उत्तर वैदिक काल जो है ना, भारतीय इतिहास में वह दौर है जो निर्धारित करता है कि भारतीय समाज कैसे चलेगा आगे। इसी से आगे फिर स्मृतियाँ निकलेंगी, तमाम चीज़ें उसी से आएंगी। जैसे अभी मान लीजिए लोग शादी करने जाते हैं, ठीक है, शादी के समय जयमाल होता है। जयमाल में पूरा फ़ोटो वोटो खींच लिया लड़का लड़की शादी के पहले, और फोटो जयमाल डालने के बाद सब कुछ करने के बाद लड़की को लगे कि नहीं लड़का तो दारू पीता है और वो मना कर दे कि हम शादी नहीं करेंगे। अच्छा है, लड़का को लगे कि लड़की तो ठीक से खड़ा नहीं हो पा रही है, इसका एक पैर में दिक्कत लग रहा है, हल्का सा सहारा से खड़ी है, ठीक है ना, तो लड़का उठे वहाँ से बिना किसी को बताए भाग जाए, क्या कीजिएगा? अब वो शादी मानेंगे कि नहीं मानेंगे उसको? हैं? लेकिन हर जगह फ़ोटो छप गया, हर जगह कैमरे में आ गया, जयमाल लेते हुए दोनों खड़ा होकर फ़ोटो खिंचा लिया, क्योंकि डिसीजन लेने में 5 मिनट टाइम लगा, उतना में 1000 फ़ोटो क्लिक हो गया। अब नहीं माना जाएगा। तो विल इट कंस्टिट्यूट अ लीगल मैरिज और नॉट? अब लीगल नहीं रहेगा, लेकिन पहले यही लीगैलिटी था। कर लिया तो हो गया, नहीं अब नहीं होगा। तो क्या था कि पाणी ग्रहण, कन्यादान और सप्तपदी, क्या है 3 चीज़ें? पाणी ग्रहण, कन्यादान और सप्तपदी, ये 3 ही चीज़ मिलके उत्तर वैदिक काल में विवाह को कंस्टिट्यूट करता। सिंदूर दान नहीं था। अभी क्या ना, सिंदूर डाल दिया तो मतलब 10 मिनट गाना चलता है, फिर तो वो नहीं, वो गाना नहीं चलाना है। पाणी ग्रहण होना चाहिए, सप्तपदी होना चाहिए और कन्यादान, ये 3 चीज़ें थी। लेकिन लोग का नहीं, अब भाग जाएगा तो कौन जिम्मेदारी लेगा? एक चीज़ ये ऋग्वैदिक काल से ये सब शुरू हो गया था, पाणी ग्रहण और ये सब सप्तपदी टाइप का हिसाब किताब, शादी विवाह की जो परंपरा आई। उत्तर वैदिक काल में उसमें एक चीज़ और जोड़ा गया, नहीं, प्रीति भोज। शादी के लिए जब तक भोजन नहीं होगा शादी पूरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो लोग आते हैं केवल खाने के लिए नहीं आते हैं, ये देखते हैं कि हो क्या रहा है, साक्ष्य है, गवाह है। अभी ना आप जाके कोर्ट में रजिस्टर करा रहे हैं, पहले आदमी रजिस्टर करता था, अरे उसका उससे शादी हुआ है तो ठीक है कोई बात नहीं। तो ये लिख लीजिए कि पाणी ग्रहण, प्रीति भोज, सप्तपदी और कन्यादान। कन्यादान बहुत पुरानी परंपरा है, सिंदूर दान बहुत बाद में आया, विवाह वगैरह तो पहले से था ही। यहाँ पर था, जैसे कि पाणी ग्रहण यहाँ भी था। फिर सप्तपदी मतलब पूर्व की तरफ 7 कदम, जो भी 7 फेरा हो गया ना, ये 7 फेरा नहीं था, 7 कदम चलना होता था। जैसे अग्नि को, पवित्र अग्नि के सामने 7 कदम यदि पूरब की दिशा में चल दिए तो उधर चल देना, फिर जिसके साथ चल रहे हो उससे पीछे मुड़ के नहीं देखना है, 7 वचन निभा देना है, ठीक है। तो पवित्र अग्नि के सामने उसको साक्षी मान के 7 कदम पूरब की दिशा में चलना और 7 वचन लेना। सब वचन ध्यान से सुनोगे ना तो खाली उसमें कॉन्फिडेंशियल है मामला सब है कि इधर नहीं जाने देना, उधर नहीं जाने देना। शादी आजकल लोग जग के देखते कहाँ हैं, ठीक है। तो पाणी ग्रहण, सप्तपदी, कन्यादान बहुत पुराना है। कन्यादान ये बीच के फेज का है, मतलब इस जगह पर शुरू हुआ है, ठीक है। ये दोनों पहले से चला आ रहा है, ठीक है। और उसमें यहाँ पर आके जुड़ गया प्रीति भोज। क्या जुड़ा? प्रीति भोज, उत्तर वैदिक काल में। वहाँ भी खाना पीना करते थे, लेकिन मतलब विवाह कंस्टिट्यूट करने के लिए मैंडेटरी पार्ट हो गया। आज भी कोर्ट भी मानता है इसको। बहुत सारी शादियाँ जिसका कोर्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं है, लाखों शादियाँ हैं, तो उसको कौन इंडोर्स करता है? यही प्रीति भोज वाले लोग जो खा पी के पचाए हुए हैं, इसलिए खिलाना चाहिए ढंग से, ठीक है। चलिए, कृषि में क्या हुआ? पहले बहुत व्यापक दायरा नहीं है, केवल यव यानी जौ, इसी का ना प्रमाण मिलता है, मतलब ज़्यादा व्यापकता में इसका यूज होता है। और अब क्या आ गया है? सब कुछ आ गया। अब यहाँ पर गेहूं भी आ गया, गोधूम कहा गया, यहाँ पर अब मूंग आ गया, यहाँ पर उड़द आ गया, ठीक है। इस तरह की चीज़ें। उड़द नहीं जानते हो? दाल ही तो है,
तो शतपथ ब्राह्मण में बुआई, कटाई, चराई और मड़ाई, बुआई, कटाई, चढ़ाई और मड़ाई, ये कृषि की पद्धतियाँ हैं। बोना, उसके घास को हटाना और इसी चारों को। तो इसका जिक्र किस में आया? शतपथ ब्राह्मण में, यहीं पर रहेगा। वो नहीं, वो हम अलग से बता देंगे आपको। ये लिखिए कृषि में जो है, कृषि में विकास हुआ है। यहाँ पे इसका जिक्र शतपथ ब्राह्मण में है कि बुआई, कटाई का भी जिक्र है। ये सब इसी एरिया में, बुआई, कटाई, चराई, ये सब ऋग्वैदिक में स्थापित नहीं था। मतलब एक जौ ही तो हो रहा था और तो कुछ पता नहीं था। जहाँ कुछ मिल गया, खाने लायक लगा, मसल के खा लिया, अलग मैटर है। लेकिन स्पष्ट उसका बुआई, कटाई, चराई, घराई ये होता था। शतपथ ब्राह्मण में इसका जिक्र आया है। यजुर्वेद में एक जगह जिक्र आया है 4 तरह के फसल का। धान को कहते थे व्रीहि। क्या कहते थे? व्रीहि। व्रीहि मतलब धान, ठीक है। व्रीहि मतलब धान। उसी तरह से अन्य चीज़ों के भी नाम आए हैं, लिख लीजिए। जैसे गेहूं को कहते थे गोधूम और मूंग को कहते थे मुदग। गेहूं को गोधूम, यहाँ लिख देते हैं गोधूम और मुदग मतलब मूंग, और ये हो गया गेहूं। उड़द को मासस कहते थे उड़द को। कहीं कहीं माण भी वर्ड आया, माणा, लेकिन एक्चुअली मासस होता है। माण भी आ जाए तो समझे माँ से स्टार्ट हो तो उड़द है। चलिए अब यहाँ पर आगे के बर्तन में, ये तो हो गया, सारा फसल उपजा लिए। अब बनाएंगे कैसे? तो यहाँ पर आइए, बर्तन क्या है? बर्तन। यहाँ पे विशेष बर्तन था यहाँ ऋग्वेद में। पीजीडब्ल्यू तो इसका विशेषता है, उत्तर वैदिक का। यहाँ कोई ओसीपी था यहाँ पर थोड़ा सा, और पीजीडब्ल्यू का हिंट था, यहाँ रख देते हैं पीजीडब्ल्यू को, ठीक है। अब सारा, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ जाएगा ब्लैक वेयर। क्या आ जाएगा? ब्लैक वेयर। यहाँ आ जाएगा रेड वेयर। वेयर मतलब बर्तन, ठीक है। ब्लैक वेयर, रेड वेयर, फिर पीजीडब्ल्यू, ठीक है। पेंटेड ग्रे वेयर, एनबीपीडब्ल्यू, हाँ मौर्यन में। और यहाँ पर एनबीडब्ल्यू क्या हो जाएगा? ओसीपी, और बीआरडब्ल्यू काले लाल मृद भांड। और इसमें 2 बात ध्यान रखिएगा। जैसे लाल मृद भांड सबसे अधिक मिले हैं, यदि पूछ दे उत्तर वैदिक काल में सबसे अधिक कौन से मृद भांड मिले हैं, तो लाल मृद भांड, ठीक है। और लेकिन सबसे प्रभावशाली कौन सा है, यानी जिसके आधार पर सभ्यता को जाना जाता है? पीजीडब्ल्यू। यानी कि उत्तर वैदिक की समानता किससे स्थापित की जाती है? पीजीडब्ल्यू से। लेकिन सबसे अधिक मिला कौन? तो रेड वेयर। अस्पृश्यता, मान लीजिए जातिवाद आ गया तो अस्पृश्यता आ गई होगी। छुआछूत, अब आप लोग मार दीजिएगा जाकर परीक्षा में, छुआछूत नहीं आया था। उत्तर वैदिक काल तक वैसा नहीं कि सब जातिवाद एहन तक, अभी शुरू हो रहा है। अभी आदमी से नहीं, अभी यजुर्वेद में लिख रहा है कि यज्ञ का बचा हुआ जो है सब शूद्र को ही देना है। अभी छुआछूत नहीं आया है। तो लिखिएगा छुआछूत, क्या लिखिएगा यहाँ पर? छुआछूत नहीं, यहाँ भी नहीं और यहाँ भी नहीं। महत्व अब देखिएगा, धर्म पर आइए। धर्म, यहाँ क्या था? सबसे महत्वपूर्ण इंद्र। यहाँ क्या थे सबसे महत्वपूर्ण? इंद्र। फिर अग्नि, फिर वरुण या मरुत, शिव और प्रजापति, गंगा, ये सब का जिक्र थोड़ा बहुत आया है ना। लेकिन अब क्या हो जा रहा है? इन सब का महत्व घट गया। इनकी जो हैं इन सब का महत्व घटा, और एक नया देवता है। क्या बताया? सही बताया? प्रजापति। गुड। प्रजापति यह ब्रह्मा के रूप में थे शुरुआती। तस्मै श्री हविषा विधेम, जो आप लोग कभी सीरियल देखते होंगे, भारत एक खोज देखा आप लोगों ने, तो उसमें इस सब का बहुत अच्छा वर्णन है कि हम किस हवि से आपका स्वागत करें या आपका पूजन करें। तस्मै हविषा विधेम, ये प्रजापति के लिए आया, जो बाद में ब्रह्मा बन जाते हैं, यही इस सृष्टि के निर्माता। फिर जो रुद्र यहाँ पर आए थे, शिव का कौन सा रूप आया था ऋग्वैदिक काल में? रुद्र। अब यहाँ पर क्या हो गया? वो शिव हो गए, ठीक है।
और पहली बार ऋग्वैदिक काल में विष्णु का जिक्र नहीं था, यहाँ पर विष्णु का भी आता है, लेकिन अभी इनका रूप थोड़ा और इम्प्रूव करेगा आगे जाके। लेकिन अभी भी इनको तीनों लोक का संरक्षक कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में विष्णु को तीनों लोक का संरक्षक कहा गया। सर्व संरक्षक, इनके लिए वर्ड क्या आया है? सर्व संरक्षक। तो ये नहीं कि सर्व संरक्षक ब्रह्मा, नहीं, सर्व संरक्षक शिव नहीं, सर्व संरक्षक विष्णु। लिख लीजिए, सर्व संरक्षक कौन है? विष्णु। क्या आज समझ में आ रहा है तुलना करने पर? खांचा में बैठ रहा है ये अलमारी, यही अलमारी हम दिमाग बनाने के लिए बोलते हैं आपको। आपकी अलमारी बनी होनी चाहिए जिसमें ये खांचे में जाकर बैठ जाए, नहीं तो बाजीराव पेशवा कमांडर ऑफ मराठा आर्मी आप कहते रहिए। ठीक है। मूर्ति पूजा था ऋग्वैदिक काल में। चलिए तो उसको भी लिख लीजिए, मूर्ति धर्म के नाम में यहाँ मूर्ति पूजा भी लिख देते हैं, सॉरी मूर्ति पूजा। तो यहाँ पर नहीं, और यहाँ पर एग्जैक्टली हाँ नहीं, लेकिन एहसास। ठीक है, मतलब शुरुआत के संकेत, शुरुआत, दोनों में तुलना करना हो तो संकेत लिख दीजिए, संकेत। मूर्ति पूजा के संकेत, मंदिर पूजा अभी नहीं आया। ईश्वर पहले प्राकृतिक चीज़ों को इस मतलब में ईश्वरीय आधार माना गया, चाहे वो मरुत हो, चाहे इंद्र हो, वर्षा के बादल को पर्जन्य कहा गया। ठीक है, तो लोग इन चीज़ों से बचना चाहते थे, इनके अंदर में शक्ति थी, उसकी आराधना करते थे। अब देवता आ गए ज़्यादा। पहले क्या है, सब देवता भी प्राकृतिक चीज़ों से मिले जुले हैं, अब अलग से देवता आया, तो इसलिए अभी बहुदेववाद आया। एकेश्वरवाद तो है, एकेश्वरवाद किस लिए है? क्योंकि सर्वशक्तिमान किसी एक को माना गया, किसी एक को यदि सर्वशक्तिमान मानेंगे तो एकेश्वरवाद, और बहुत सारे देवता में देवत्व का आधान करेंगे तो बहुदेववाद। तो यहाँ पर बहुदेववाद आ जाता है। पहली बार षड दर्शन का इसमें जिक्र होता है। 6 तरह के दर्शन, चार्वाक दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, ये जो 6 दर्शन हैं जो भारत के लिए यूनिक है। 6 दर्शन है कि अलग जीव पर, ब्रह्म पर, आत्मा पर, जीवन पर, मरण पर जो अलग अलग फिलॉसफी दी गई उसको दर्शन। तो 6 तरह के फिलॉसफी पहली बार किस फेज में आई? तो इसी में, यानी कि सर्वदेववाद, बहुदेववाद तो था ही, इसके साथ आ गया षड दर्शन। नहीं दिख रहा है, ऊपर ले लेते हैं, यहाँ पर है षड दर्शन। ठीक है, धर्म में षड दर्शन। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में केवल प्रकृति पूजा थी और एकेश्वरवाद की तरह था कि हर चीज़ एक प्रकृति सेंटर में है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में हम बहुदेववाद में आए और षड दर्शन आया, मक्खली पुत्र गोशाल भी आया। चलिए ठीक है, षड दर्शन का बीजारोपण हो गया। तो ये नहीं कि एकदम स्थापित हो गया, अभी धीरे धीरे ये परिपुष्ट होगा। सारी चीज़ें यहाँ पर जो देखने को मिल रही हैं आगे जाके और मजबूत होंगी, लेकिन मोटा मोटी आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाती है। एक बार रिवीजन कराते हैं आपको। देखिए 2 कालखंड का हम लोग पढ़ रहे हैं, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। हमेशा ध्यान दीजिए, इसमें जो भी होगा प्रिमिटिव फेज का होगा, इसमें जो होगा उससे बेहतर होगा। जो इसमें होगा वो थोड़ा छोटा होगा, इसमें जो होगा वो ज़्यादा होगा, इसके बाद जो आएगा उसमें और ज़्यादा होगा। एक समय आएगा ये सबसे ऊपर जाएगा, फिर गिरना शुरू करेगा। मैंने बताया था राज्य के विकास का क्रम ऐसे ही होता है, पहले चीज़ें छोटे से शुरू करती हैं, फिर बड़े में होती हैं, जब बहुत बड़ा हो जाता है संभालना मुश्किल होता है, फिर वो डिसइंटीग्रेट करता है, टूट जाता है। तो यही प्रक्रिया चलेगी। तो राजा पहले छोटा था, 5 जन था, फिर बड़ा हो गया। कालखंड पहले का है, ये बाद का है, इसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। कबीला का नेता का कुछ क्वालिटीज जो है बहुत ही सीमित था, केवल मोर का पंख और भेड़िया का छाल पहन के नेता बन जाता था। यहाँ पर उसको तमाम सुविधाएं मिल रही है। जो राजा यहाँ दबा था, अब उसका धीरे धीरे दबदबा बढ़ रहा है। ठीक है, बलि एकमात्र कर था, यहाँ 3 कर आ जाते हैं। यहाँ पर निष्क जो है मात्र एक आभूषण था गले में पहनने वाला, अब वही एक सिक्का बन जा रहा है। चांदी का सिक्का शतमान आ जा रहा है। लेकिन सिक्का आने का मतलब ये नहीं समझिएगा कि विनिमय प्रणाली में सिक्का आ गया। अभी मुद्रा आधारित विनिमय प्रणाली नहीं है। विनिमय प्रणाली क्या है? लेन देन, काइंड में। हमने यदि ज्वार उपजाया है तो आपको ज्वार देंगे, आपसे हम बाजरा ले लेंगे, यही हो गया। बार्टर सिस्टम है। ठीक है, विशेष मापतौल यहाँ पर भी स्थापित नहीं है, कुछ जरूर रहा होगा, लेकिन यहाँ पर विशेष कृष्णल, पाद और रत्तिका जैसी चीज़ें आ जाती हैं।
अधिकारी में ग्रामणी, विस्पति, बृहस्पति, अस्पष्ट, प्रश्न विभाग और मध्यम सी, उग्र और जीवग्रीव थे। रिपीट कर लेते हैं। ग्रामणी ग्राम का, विस्पति विश्व का, बृहस्पति चरागाह का अधिकारी, अस्पष्ट यहाँ पर गुप्तचर था और प्रश्न विनाक एक न्यायिक अधिकारी। उसी तरह मध्यम सी मेडिएशन, मध्यम सी मेडिएटर का नाम था, यानी न्यायिक व्यवस्था की ओर संकेत करने वाला शब्द कौन सा है? दोनों दे दे, दोनों मार देना है। लेकिन न्यायाधिकारी कौन था? तो प्रश्न विनाक, ठीक है। और उग्र और जीवग्रीव वर्तमान में पुलिस चौकीदार जो होते हैं उस तरह की व्यवस्था में थे। नीचे में सूत यानी रथकार, सेनानी, ये सब जुड़ जाते हैं। आगे जाके सतपति जो 100 गांवों का स्वामी होता था, स्थपति, वैसे ही सेना के अधिकारी होते। संग्रहिता और भागदूत कर से संबंधी अधिकारी थे। और व्यवसाय वंशानुगत नहीं था, बाद में यह वंशानुगत हो गया। राजा का पद भी वंशानुगत होता जा रहा है। उसी तरीके से वर्ण में पहले 4 वर्ण थे, लेकिन वो बहुत ही गंभीरता से जाति आधारित नहीं थे। यहाँ पर वर्ण जो है जाति आधारित आके खत्म हो गया। विदत का जिक्र उत्तर वैदिक काल में नहीं मिलता है। उसी तरीके से गोत्र पहले नहीं था, अब गोत्र आया और एक नई चीज़ लेकर आया कि गोत्र के बाहर विवाह नहीं होगा। बदतर, हाँ, बेहतर और बदतर, ठीक है। तो गोत्र पहले नहीं था, गोत्र आया, और गोत्र आया तो यह तय किया कि गोत्र के बाहर विवाह होगा। ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि गोत्र के बाहर विवाह कब? उत्तर वैदिक काल, ठीक है। उसी तरीके से फिर अब उसमें कई प्रक्रियाएं थी, पाणी ग्रहण, सप्तपदी, कन्यादान, उसमें प्रीति भोज जुड़ा, लेकिन सिंदूर दान अभी भी नहीं है। ऑप्शन में आ जाए सिंदूर दान उत्तर वैदिक काल से चला आ रहा नहीं है, अभी वो गाना में आया है, अभी उसमें नहीं है। तो कृषि में यव है और नीचे बाकी चीज़ें जुड़ गई बहुत सारी, उड़द हो गया, गेहूँ हो गया, तमाम है। यजुर्वेद और शतपथ ब्राह्मण इसका उदाहरण देता है। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पे छुआछूत, छुआछूत है कि नहीं वो पहले बोल दिए। बर्तन यहाँ पर है, बर्तन पहले कम प्रकार के थे, नेग्लिजिबल थे ओसीपी, लेकिन अब BW, RW, PGW और BRW ये तमाम आ जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा है रेडवेयर और सबसे महत्वपूर्ण है PGW। उसी तरीके से धर्म में मूर्ति पूजा का विकास इसमें धीरे धीरे होता है। इंद्र आदि देवताओं का महत्व कम हो जाता है, लेकिन कुछ नए देवताओं का आविर्भाव होता है और उनका महत्व बढ़ जाता है। विष्णु को सर्व संरक्षक कहा गया, धर्म के बाद आके कहानी यहाँ पर रुक जाती है। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत है? 2-3 बातें जो लिखना है, जो लिखना जरूरी है उसको लिखिए आप लोग। ये कंसेप्चुअल पार्ट आपका क्लियर हो गया। अब लिखिए 4 तरह के यज्ञ बहुत प्रसिद्ध थे इस समय। 4 यज्ञ लिखिए। राजसूय यज्ञ था, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और अग्निष्टोम यज्ञ। लिखिए राजसूय, अश्वमेध, वाजपेयी और अग्निष्टोम। राजसूय यज्ञ में क्या होता था? राज्याभिषेक के लिए होता था। राजा का राज्याभिषेक इस यज्ञ से होता था। और उसमें उसको इस यज्ञ के माध्यम से दिव्य शक्ति मिलती थी। यानी राजसूय यज्ञ में 2 चीज़ें हैं, एक राजा का राज्याभिषेक और उसको दिव्य शक्ति प्रदान करना, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ क्षेत्र विस्तार के लिए होता था। किसके लिए? क्षेत्र विस्तार के लिए। आप लोग बहुत परिचित होंगे अश्वमेध यज्ञ से। घोड़ा छोड़ दिया गया, जहाँ जहाँ घोड़ा गया, यदि आपको घोड़ा को पकड़ के नहीं कंटेन करते हैं तो आपका क्षेत्र हमारे अंदर आ गया, और यदि घोड़ा को पकड़ लिया तो हमसे युद्ध कीजिए, ठीक है। अब ये कौन जानता कि बेटा ही पकड़ लेगा, वो तो अलग मैटर है, ठीक है। अब उससे युद्ध करके भी किसका राज दीजिएगा? वो तो पूरा राज्य उसी का, ठीक है। फिर वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ में क्या होता था? यह रथों का दौड़ होता था, रथ दौड़। वहाँ घोड़ा था, यहाँ रथ है, ठीक है। और राजा के सहयोगी मिलकर राजा को जिताते थे। वाजपेयी यज्ञ में यज्ञ अलग हो रहा है, राजा के सहयोगी मिलकर राजा को जिताते थे। मतलब राजा अधिक कमज़ोर भी है तब भी उसको मजबूत का एहसास होता था। और खान पान भी उसमें खूब होता था, भोजन पानी दबा के चलता था। राजसूय यज्ञ में खूब भोजन होता था, ठीक है। अग्निष्टोम यज्ञ, इसमें सोम पिया जाता था, दारू उरू पी के यज्ञ होता था, ये सोम, ठीक है। अग्निष्टोम। और इसी यज्ञ में पशु की बलि दी जाती थी। इसी यज्ञ में इतना पशु का बलि दिया जाने लगा कि लोगों को कर्मकांड से एक दूसरा धड़ा भारत में पैदा हुआ, जो कर्मकांड के प्रति चिंतित होने लगा। बड़े बड़े जानवरों को उसमें बलि दी जाने लगी, और ये प्रक्रिया जब ज़्यादा होने लगी तो 2 नए धर्मों ने इसका विरोध किया। 2 नए संप्रदाय होते, और वो दोनों थे जैन और बौद्ध। तो इसी में उसका, इसी कर्मकांड में, इसी पशु बलि में
इसी यज्ञीय हिंसा के विरोध में दो नए धर्मों का प्रवर्तन हुआ, या संप्रदाय या दो प्रवृत्तियाँ आई। वो थे गौतम बुद्ध और महावीर के दो धर्म, बौद्ध और जैन। यानी हिंदू के बीच से ही उनका सृजन हुआ। क्यों? यज्ञीय और कर्मकांडीय हिंसा के विरोध में। ठीक है, ठीक है। चलिए, 5 तरह के महायज्ञ होते थे। ये तो नॉर्मल यज्ञ हो गए। 5 महायज्ञ लिखिए। ब्रह्म यज्ञ, जिसको ऋषि यज्ञ, ब्रह्म या ऋषि यज्ञ, ब्रह्म या ऋषि यज्ञ। दूसरा है देव यज्ञ, ब्रह्म, ऋषि, देव, नृप या नृ यज्ञ। ठीक है। और एक होता था भूत यज्ञ। क्या नाम था? भूत यज्ञ। आइडिया है कुछ? देखिए, ब्रह्म यज्ञ जो है पठन पाठन और ऋषि के प्रति अपनी कृतज्ञता के लिए, पठन पाठन और ऋषि के प्रति अपनी कृतज्ञता के लिए ब्रह्म यज्ञ। और ये जो दूसरा देव यज्ञ है, ये दोनों एक ही है, ब्रह्म और ऋषि। ठीक है ना, या करके लिखा हुआ है। ठीक है। ब्रह्म और ऋषि यज्ञ जो है ऋषि के प्रति कृतज्ञता, और पठन पाठन के लिए। देव यज्ञ जो है हवन के द्वारा देवताओं की पूजा के लिए। इसके बाद है नृ यज्ञ। नृ मतलब क्या होता है? हाँ, मनुष्य। नृ मतलब मनुष्य, यानी अतिथि के लिए, अतिथि के स्वागत के लिए खूब बढ़िया से खिला पिला रहे अतिथि को ना, तो आप यज्ञ कर रहे हैं। और उसके बाद एक बच जाता है, उसको कहते हैं पितृ यज्ञ। क्या कहते हैं? पितृ यज्ञ। ब्रह्म ऋषि एक है, 1 2 3 4 5। ठीक है। पितृयज्ञ, पितरों का तर्पण, यानी आपके जो पूर्वज, अभी पितृ पक्ष चल रहा है, आपके पूर्वज जो नहीं हैं उनको यदि आप जल देते हैं तो ये पितृयज्ञ करते हैं, उनको वो सामग्री पहुंचती है पितृयज्ञ की। चलिए लिखिए, 6 दर्शन और उनके संस्थापक। 6 दर्शन और उनके संस्थापक। फिलॉसफी। ठीक है, 6 दर्शन 6 है। लिखिए चार्वाक। चार्वाक दर्शन का भी नाम है और उनके संस्थापक का नाम भी चार्वाक है। बोथ आर सेम। तो आपका काम हो गया आसान। पिछली बार पूछा था सांख्य। सांख्य पूछा था ना। सांख्य के संस्थापक कौन थे? ठीक है, कपिल मुनि। सांख्य के कपिल मुनि। ये पिछली बार पूछा था, तो हो सकता है इस बार वैशेषिक पूछ दे। वैशेषिक, वैशेषिक के कणाद या कहीं कहीं उलुक। वैशेषिक, वैशेषिक का हो गया कणाद या उलुक। वैशेषिक दर्शन, कणाद या उलुक। अब एक दर्शन तो आप लोगों को याद ही होगा, योग दर्शन। योग लिखिए, योग पतंजलि। उनको भी पता नहीं था कि योग दर्शन के थ्रू जो है हम, पतंजलि पता नहीं कितना कमाए होंगे, लेकिन उनका नाम लेकर लोग हजारों करोड़ कमा चुके हैं हर साल। मतलब कि पतंजलि का योग सूत्र जो बुक है, उसका एक चैप्टर पढ़ के भी लोग अरबपति हो गया है, और उनको बेचारे को कोई रॉयल्टी नहीं मिला होगा। चलिए, तो आपको 2 पक्का याद है। एक याद है चार्वाक और दूसरा याद है योग। और कणाद और वैशेषिक का याद हो गया कि नहीं हुआ? सांख्य किसका है? कपिल का। और वैशेषिक कणाद का। तो 4 याद हो गया। सांख्य, 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 सांख्य। न्याय, न्याय किसका है? गौतम का। 5 याद हो गया। अब मीमांसा के 2 दर्शन हैं। देखिए, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा के हैं बादरायण, जिन्होंने ब्रह्मसूत्र, सॉरी बादरायण, जैमिनी। पूर्व मीमांसा के जैमिनी। पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा बादरायण। पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा बादरायण। बादरायण जो ब्रह्मसूत्र के लेखक हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ स्मरणीय तथ्य और लिख लीजिए। मान लीजिए इसको जब खत्म कर रहे हैं तो पूरी तरीके से खत्म कर दें। चलिए, एक पॉइंट लिखिए। अथर्ववेद में सर्वप्रथम हल और बैल को जन्म देने वाले के रूप में पृथुवैन, जिसको पृथुवैन भी लिखते हैं, पृथवैन्य या पृथवैन भी लिखते हैं। पृथवैन, पृथवैन्य। थ में हलंत है।
पृथ्वैन का जिक्र हुआ है। ये हल और बैल को जन्म दिए, मतलब जन्म क्या दिए इनके। हाँ ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, वाजसनेयी संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण में उत्तर वैदिक काल के व्यापारों की लिस्ट है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में आगे लिखिए, चांदी वाला अथर्ववेद में चांदी का जिक्र मिलता है, शतमान का जिक्र मिलता है शतपथ ब्राह्मण में, लेकिन अथर्ववेद में किसका जिक्र मिलता है? चांदी। इन दोनों में ट्रेड लिस्ट है, व्यापार की सूची है कि किन किन चीज़ों का व्यापार होता था, उसका जिक्र यदि पूछ दे सवाल तो कहाँ पर है? वाजसनेयी में और तैत्तिरीय ब्राह्मण में। अथर्ववेद इज द फर्स्ट वेद विच डिस्क्राइब्स अबाउट सिल्वर। चांदी का जिक्र करने वाला पहला वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। अब लिखिए, तैत्तिरीय ब्राह्मण में 3 तरह के जनेऊ का वर्णन है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में 3 तरह का जनेऊ कहा जाता है। ब्राह्मण जो है किस तरह का जनेऊ पहनता था? सूत का, यानी कि सूती वस्त्र का जनेऊ। और क्षत्रिय सन का, ऊन नहीं, सन एक तरह का देखे होंगे, लच्छेदार होता, सन का जनेऊ। और वैश्य पहनते थे ऊन का। ये पूछा है सवाल, वैश्य किस तरह का जनेऊ पहनते थे उत्तर वैदिक काल में? ये लिखा गया है तैत्तिरीय ब्राह्मण में। चलिए अगला एक आध 3-4 लाइन और लिखवा के ख़त्म करेंगे। जो आपका सवाल था कि पंचम वेद, इतिहास और पुराण को पंचम वेद कहते हैं, ये पहली बार इसी में जिक्र आया है। छांदोग्य ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद में लिखा गया है। देखिए, छांदोग्य उपनिषद में इतिहास और पुराण को पंचम वेद कहा गया। छांदोग्य उपनिषद है ना, छांदोग्य उपनिषद लिख दें, छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में इतिहास और पुराण को पंचम वेद कहा गया है। मंडूक सूक्त, छांदोग्य उपनिषद में इतिहास और पुराण को पंचम वेद कहा गया है। हाँ हिस्ट्री, हाँ वहाँ हिस्ट्री मत लिखिएगा, इतिहास पुराण ही लिखिए। इतिहास पुराण लिख लीजिए रोमन में। अब सवाल पूछता है वैदिक राष्ट्रीय गीत क्या है? वैदिक राष्ट्रीय गीत। मंडूक सूक्त जो है उसमें शिक्षा नीति की चर्चा आई है, शिक्षा से संबंधित। मंडूक सूक्त किससे संबंधित है? शिक्षा से। और वैदिक राष्ट्रीय गीत जो है यह है पृथ्वी सूक्त। मंडूक कैसे होता है? मंडूक में शिक्षा, और राष्ट्रीय गीत पृथ्वी सूक्त, वैदिक राष्ट्रीय गीत। पुनर्जन्म का, चलिए ऐसा करते हैं ना कि आप लोग को ऐसे याद नहीं हो पाएगा, हम उसको एक अलग से आप लोग के लिए नोट्स बनाए थे वही लिखवाते हैं कि शतपथ ब्राह्मण जो है उसमें क्या क्या है, इसको लिखिए तो याद रहेगा। ठीक है, हम सोचे कि अलग अलग बता दें, लेकिन अलग अलग में आप कन्फ्यूजन ज़्यादा हो रहा है। लिखिए शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में पंचाल का जिक्र है। उत्तर वैदिक काल में पंचाल पहली बार आया, बताया पढ़ाने क्रम में। पंचाल जो है कहा जाता है कि वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि। यदि सवाल पूछे कि किस जगह को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहते हैं, तो पंचाल को। पंचाल जो देश है, पंचाल देश मतलब प्रदेश, जगह, तो पंचाल क्षेत्र को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया। वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि पंचाल। लेकिन इसका जिक्र कहाँ आया है? शतपथ ब्राह्मण में। पॉइंट नंबर 2, शतपथ ब्राह्मण का पॉइंट 2। शतपथ ब्राह्मण का पॉइंट 2 क्या है? माधव विदेह की कथा। कहा जाता है कि माधव विदेह थे जो मुंह में एक अग्नि लेके, इस अग्नि का नाम था वैश्वानर। वैश्वानर अग्नि को मुंह में लेके और फूंकते हुए, जंगलों को जलाते हुए, उसको काटते हुए आगे बढ़े और मगध तक पहुँचे। तो यही इसका जिक्र, इस कहानी के जिक्र से क्या होता है? आर्यीकरण की थ्योरी आती है। इसका थ्योरी क्या है? आर्यीकरण, यानी कि जो इधर अनार्य बसे हुए थे उनको आर्य बनाया गया। और उसमें सबसे बड़ा योगदान देने वाली जो स्टोरी है वो कौन सी है? माधव विदेह की कथा। और इस माधव विदेह की कथा का जिक्र कहाँ है? तो शतपथ ब्राह्मण में। तो शतपथ ब्राह्मण में पंचाल और माधव विदेह। आर्यनाइजेशन थ्योरी भी पूछेगा तो कहाँ पर है? शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है,
एक जल प्लावन की कथा आती है कि जल प्लावन हुआ था, बहुत मनु वैवस्वत मनवंतर जो बात हम लोग करते हैं ना, उसमें आती है जल प्लावन की कथा। तो वो कहाँ जिक्र है इस जल प्लावन की कथा का? वह भी शतपथ ब्राह्मण में। इससे ये मत समझिए कि शतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा ब्राह्मण कौन है? सबसे बड़ा है बृहदारण्यक। शतपथ ब्राह्मण में और क्या है? विदुषी कन्याओं का जिक्र है। जो ये गार्गी मैत्रेयी की बात कर रहे हैं, इनका जिक्र कहाँ है? शतपथ ब्राह्मण में। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कृषि के 4 कर्म, जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई, इसका जिक्र शतपथ ब्राह्मण में। तो कृषि संबंधी जिक्र, 4 कर्मों का जिक्र शतपथ ब्राह्मण में। कल मैंने बताया था महाजनी प्रथा, महाजनी प्रथा का भी वर्ण, हाँ, सुदखोरी, वेकनाट कुशीदीन, तो वेकनाट कुशीदीन महाजनी का जिक्र शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है। 12 राजा के कितने रत्नीन होते थे? 12। तो 12 रत्नीन का जिक्र शतपथ ब्राह्मण में। एक सेंटेंस है कि राजा वही होता है जिसका प्रजा अनुमोदन करे, राजा वही होता है जिसका प्रजा अनुमोदन करे। यह वाक्य भी आया है इसी में। किसमें आया है? राजा वही जिसका प्रजा अनुमोदन करे, यह किसमें है? शतपथ ब्राह्मण में। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण है पुनर्जन्म का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ री इनकारनेशन। री इनकारनेशन यानी री इनकारनेशन थ्योरी प्रोपोगेट कौन किया? शतपथ ब्राह्मण। मनी लेंडर, महाजनी को क्या बोलते हैं? पेटी मनी लेंडर्स हैं। इसकी शुरुआत भी इसी से। ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में और भी जो चीज़ें मिलेंगी, आप अपने जो बनाए हुए नोटिस उसमें बना लीजिएगा। शतपथ ब्राह्मण में कुछ और भी कहीं मिलता है, उसको एक ही जगह लिख लीजिएगा। ठीक है। उसी तरीके से ऐतरेय ब्राह्मण का, छांदोग्य ब्राह्मण का कल हमको बना के दिखाइएगा। छांदोग्य में क्या मिला है और ऐतरेय में क्या मिला, क्योंकि ये भी दोनों महत्वपूर्ण है, ऐतरेय और। दो हम बता देते हैं। छांदोग्य उपनिषद में पहली बार 3 वर्णों का जिक्र है, पहली बार 3 वर्णों का जिक्र छांदोग्य में, और 4 आश्रम का जिक्र जवालोपनिषद में। ये पूछता है कई बार, 4 आश्रम, 3 वर्णों का या 3 आश्रम का, ठीक है ना, 3 आश्रम का, ये वर्ण नहीं, 3 आश्रम का जिक्र छांदोग्य में और 4 आश्रम का जिक्र जवाल में, जवालोपनिषद में। तो छांदोग्य में क्या क्या है वो एक जगह आप लोग करके लाइएगा कल, और ऐतरेय में क्या क्या है ये खोज के लाइएगा कल। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। ऐतरेय ब्राह्मण में या छांदोग्य उपनिषद में और क्या क्या है, कहाँ क्या है, इसका एक सूची बना के लाइएगा। ठीक है। इसके अलावा बस वेद तो पढ़ी ले, वेदांग कितने होते हैं तो वो भी लिख लीजिए, लगेगा कुछ बचा हुआ है। वेदांग 6 मैंने पहले लिखवाया है, कल्प, छंद, कल्प लिखवाए हुए कि नहीं लिखवाए हैं? लिखवाए हुए हैं, लिखवाए हैं, लिखिए, फिर से लिखिए, छंद, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त और शिक्षा, व्याकरण। ठीक है ना। तो इससे आपका वेद, वेदांग, उपनिषद और आरण्यक सभी समाप्त हुआ। और इसमें मेन हम लोग जो पढ़ना था कि कैसे कैसे विकास हुआ, कैसे समाज बदला, कैसे आर्थिक स्थिति बदली, कैसे उसकी धार्मिक दशाएं बदली, और कैसे एक बेहतर कल की तरफ हमारा ये साम्राज्य बढ़ रहा है। जो राजा कबीला से शुरू हो रहा है वो कैसे सम्राट की तरफ बढ़ रहा है। इसी कहानी को कहते हैं वैदिक संस्कृति का इतिहास, जो आपका आज समाप्त होता है।